संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा, पाषाण काल के बारे में पढ़ा, ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ा, महापाषाण के बारे में पढ़ा। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे और कक्षा 6 की जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें अध्याय 3, जिसमें उसका शीर्षक है आरंभिक नगर। ठीक है, तो इसी क्रम में हम शुरुआत करेंगे कि आरंभिक नगर मतलब हड़प्पा सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और भारत के संदर्भ में जब भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थल नवपाषाणिक स्थल में थे, ताम्रपाषाणिक अवस्था में थे, तब पश्चिमोत्तर भारत में एक नगरीकृत सभ्यता या एक नवीन सभ्यता पुष्पित पल्लवित हो रही थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक संक्षेप में हम अध्ययन करेंगे, इसके उद्भव के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से ये एक नगरीय सभ्यता के रूप में इमर्ज इसका हुआ, इसका भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे, इसके नगरीय सभ्यता थी इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे, नगर किसे कहते हैं, नगर के निर्धारक तत्व हैं उसके बारे में समझेंगे। तत्पश्चात हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, व्यापार, विनिमय, इन सब सारी चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो आपकी जो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और ये पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है, उन दोनों को मिला के ये कंप्लीट मैटर मैंने बनाया है। तो इसको आप ऐसा नहीं कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ना मिलें तो आपको लगे कि सर एनसीईआरटी नहीं कुछ और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दरअसल मेरा उद्देश्य है, संस्कृति आईएएस का उद्देश्य है कि एनसीईआरटी के स्तर पर जहाँ जो सामग्रियाँ उपलब्ध हैं उनको आप तक पहुँचाना, जिससे कि एनसीईआरटी को लेकर आप एकदम बढ़िया से आश्वस्त रहें, एक बेहतर फाउंडेशन की तैयारी आपकी हो जाए और जब एडवांस क्लासेस आप करें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, तो इस तरीके से एकदम बेसिक चीज़ें एक एक चीज़ समझाते हुए आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इस सभ्यता का उद्भव होता है, कैसे कैसे इसका प्रसार विस्तार होता है, इस सभ्यता के बारे में पता कैसे चला, इसका पतन कैसे हुआ, इन सब सारी चीज़ों पर एक बेसिक जानकारी जो होती है वो हम आपको बताएंगे। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो फिल्म में भी कुछ इसके बारे में बताया गया। ठीक है, और ऐसे ही एक जो एनसीईआरटी है क्लास 6 की, उसमें एक कहानी के रूप में शुरुआत की जा रही है कि दो बच्चे हैं जिसका नाम है जसपाल और हरप्रीत। वो खेल रहे हैं, अपनी गलियों में खेल रहे हैं और बगल वाला जो घर है जिसे वो खंडहर भुतहा घर कहते हैं, उसको कुछ लोग देख रहे हैं। देखकर उसकी वास्तुकला की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इसका जो है संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, और उस समय की व्यवस्था के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा देखकर सब जसपाल, हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से इन लोगों का इतना लगाव क्यों है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होता है। देखिए, हम सब जब इतिहास पढ़ते हैं, हम लोगों के अंदर एक प्रारंभिक चेतना होती है कि हम अपने बारे में जानें, अतीत के बारे में जानें कि हमारा किस तरीके से उद्भव हुआ। जैसे मानव का विकास क्रम जो मैंने आपको बताया, आज हम आधुनिक मानव हैं, होमो सेपियंस है। ठीक है, और जीव जंतु लगभग पूर्ण है, जबकि मानव मैंने कहा एक संभावना है, मतलब मानव में निरंतर संभावना बनी रहती है। ठीक है, इसका विकास क्रम चल रहा है। चूंकि मानव के अंदर मस्तिष्क है, विवेक है, और वो उसका अपने हिसाब से जितना उसका विकसित हो सकता है प्रयोग भी करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम आज देखेंगे कि किस तरीके से आरंभिक नगर के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व आया और मानव ने किस तरीके से वहाँ पे नगरीय व्यवस्था को व्यवस्थित किया, कैसे उसको संचालित किया, किन किन क्षेत्रों में उसका प्रसार रहा, कौन कौन से उस सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो उन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब देखिए ये भारतीय उपमहाद्वीप है। ठीक है, एक मतलब मैप इस तरीके से मान लेते हैं, और इस भारतीय उपमहाद्वीप में जब अन्य स्थल
या तो नौपाषाणिक स्थल में है, यानी नौपाषाणिक स्तर पे है, या ताम्र पाषाणिक अवस्था में है। ताम्र पाषाणिक अवस्था में है, ठीक है। या तो नौपाषाणिक अवस्था में है या ताम्र पाषाणिक अवस्था में है। वैसे में पश्चिमोत्तर भारत में एक नवीन सभ्यता या नवीन संस्कृति पुष्पित पल्लवित हो रही थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के नाम से जानते हैं। सभ्यता और संस्कृति में एक बेसिक अंतर है, इसे समझ लीजिए। जैसे हम एक मनुष्य हैं, ठीक है, संस्कृति सभ्यता जो है संस्कृति का मानव निर्मित भाग है, यही जान लीजिए, ठीक है। तो हमारे अंदर हम मनुष्य हैं, तो एक हमारा बाह्य आवरण है, एक हमारा अंतरा। तो आंतरिक जो हमारा भाग है, जैसे उसमें विचार करना, सोचना, अमूर्त भाग है। एक हमारा मूर्त भाग है कि हाथ है, सर है, पांव है, शरीर के विभिन्न अंग हैं जो कि दिखाई देते हैं। तो ये जो बाह्य आवरण जो दिखाई दे रहा है वही होता है सभ्यता, जबकि उसकी आंतरिक पक्ष क्या है, वह संस्कृति है, ठीक है। तो इसलिए हम सभ्यता और संस्कृति शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस भी है, ठीक है। तो नवीन संस्कृति या सभ्यता के रूप में पश्चिमोत्तर भारत के अंतर्गत एक नवीन सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई, जो कि अपने स्वरूप में नगरीकृत थी और भारत ही नहीं, तात्कालिक विश्व की सबसे प्राचीन उन्नत नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चला। तो इसकी ऐतिहासिकता पर अगर हम प्रकाश डालें, देखिए, तो सबसे पहले 1826 में एक विद्वान है, उनका नाम है चार्ल्स मेसन, ठीक है। तो चार्ल्स मेसन है, ये हो सकता है एनसीईआरटी में न दिया हो, लेकिन मैंने इसको और सरलीकृत कर दिया है। तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा के टीला को देखा, एक टीला को देखा, हड़प्पाई टीला को देखा, और उसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ये किसी पुरानी सभ्यता का अवशेष है, ठीक है। तो चार्ल्स मेसन 1826 में सबसे पहले इन्होंने हड़प्पाई टीले को देखा और उसके आधार पर एक निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि ये किसी सभ्यता या संस्कृति का अवशेष हो सकता है। खैर, उस बात पे बहुत बल नहीं दिया गया, आगे कोई अनुसंधान भी नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई उसके प्रति जिज्ञासा भी नहीं रही। फिर क्या हुआ कि एक रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी कराची में, ठीक है। कनिंघम के नेतृत्व में एक रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था, और उसी समय जब रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी तो कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, समझ रहे हैं। चूंकि कनिंघम यूरोपीय पुरातत्व के से परिचित थे, तो उन्होंने जब कुछ वस्तुएं ऐसी मिली तो उसके मिलने के पश्चात उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ कोई सभ्यता हो सकती है। वहां ईंटें मिली और उन ईंटों का प्रयोग उस रेलवे ट्रैक में किया गया, बड़ी अच्छी उन्नत किस्म की ईंटें थी, तो बहुत सारा चीज उसमें नष्ट भी हुआ। तो इन्होंने, कनिंघम ने ही बताया सबसे, मतलब इसके बाद में, मतलब मेसन के बाद में, कि कोई सभ्यता का अवशेष प्रतीत हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में रेलवे के काम को वहीं छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये एक संक्षिप्त हो गया इतिहास कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता कैसे चला, ठीक है। अब देखिए, जब हमें पता चला तो जब उसका हमने अन्वेषण किया, देखा आगे चल के, तो पता चला कि वो एक बड़ी शानदार सभ्यता थी, अपने स्वरूप में नगरीकृत थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। जल निकास प्रणाली, जल संरक्षण से युक्त सभ्यता थी, संगठित कृषि, विकसित वाणिज्य व्यापार से युक्त सभ्यता हमें दिखाई देती है। अब देखिए, एक नगरीकृत, तो नगर के अपने कुछ तत्व होते हैं। जैसे आप कहीं नगर में जाते होंगे, दिल्ली में अगर आप, या आप लोग तो रहते होंगे, या फिर किसी अच्छे शहर में गए होंगे, तो वहां पे कुछ आपको विशेषताएं दिखी होंगी जो ग्रामीण क्षेत्र से अलग प्रकृति की जो है दिखाई दी होंगी, समझ रहे हैं। जैसे एक प्लान्ड बसा हुआ शहर है,
नगर में लगभग 75% आबादी गैर कृषि कार्यों में युक्त है। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और वाणिज्य व्यापार, शिल्प जिसे कहते हैं, कृषि और शिल्प ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि नगर में शिल्प विशेषीकरण की स्थिति देखी जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं बर्तन बनाने का काम हो रहा है तो वहाँ सिर्फ बर्तन का ही काम होगा। गांव में बढ़ई खेती भी कर ले रहे हैं, पार्ट टाइम अपना बढ़ई का काम कर ले रहे हैं। कुम्हार अपना खेती भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम कुम्हार का भी काम कर रहे हैं। लेकिन शहर में अगर बर्तन बनाने वाला व्यक्ति है तो वो बर्तन के ही उद्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अपने कुछ तत्व हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और कांसा जो होता है ना, कांसा वो तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। ठीक है, कांसा यानी एक क्या है, मिश्र धातु है। कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है, और यह तांबे और टीन को एक निश्चित अनुपात में जब हम मिलाते हैं तो उससे कांसा बनता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता कहने का आशय है कि यहां से हमें कांसे की चीजें, वस्तुएं प्राप्त हुई। सबसे जो प्रसिद्ध चीज है कि एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और ये नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, जो कि कांसे से बनी है। ठीक है, ये जो मूर्ति है वो किससे बनी है, कांसे की बनी है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जल निकास प्रणाली, जल संरक्षण से युक्त सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे ना तो स्वच्छता पे बहुत ज्यादा बल दिया गया था। वहां पे जो मकान होते थे सामान्यतः 1 मंजिले 2 मंजिले होते थे, तो मकान का जो पानी होता था, ठीक है, उसको नली के माध्यम से सड़क की नली से जोड़ा जाता था, और सड़क की नली को मुख्य नली से जोड़ा जाता था। उसमें साफ सफाई की सुविधा सुनिश्चित की जाए, उसमें मेन होल बने होते थे बीच में। ठीक है, जिसे उठाकर साफ सफाई कर लें। जैसे नगरों में देख लीजिए, सीवेज का पानी, घरों के जो पानी होते हैं, नहाने धोने कपड़े धुलने के जो पानी अपशिष्ट होते हैं, वो घरों से आ जाते हैं, नली की तरफ आ जाते हैं। बीच बीच में मेन होल बने होते हैं, क्योंकि और उसके माध्यम से उन नालियों की सफाई की जाती रहती है, जिससे कि पानी का जमाव न हो और सुचारू रूप से चीजें चलती रहें। ठीक है, और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, तो स्वच्छता का एक उत्तम प्रबंध हमें इस सभ्यता के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। जल संरक्षण से युक्त सभ्यता कहने का आशय है कि शुष्क क्षेत्रों में, जैसे धौलावीरा जो गुजरात के क्षेत्र में है, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा के पानी का भी संरक्षण किया जाता था। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि जल संरक्षण से युक्त सभ्यता, ताकि लोगों को पीने पानी वगैरह की असुविधा न हो। पानी जीवन का एक अभिन्न तत्व है, अब और सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे शरीर में, मतलब 70% के आसपास पानी है। तो पानी तो हमें चाहिए, तो पानी की कमी न हो तो वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता था, तालाबों में संरक्षण किया जाता था। तो इस तरीके से वहां पे चीजें चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट है संगठित कृषि, विकसित वाणिज्य व्यापार। कृषि व्यवस्था अच्छी थी, और कृषि व्यवस्था, क्योंकि नगर अगर निर्माण हो रहा है, इसका मतलब है कि अधिशेष कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होता रहा होगा। क्योंकि अगर नगर है, हम कह रहे हैं कि नगर है, ठीक है, तो नगर कहने का अर्थ है कि एक बड़ी जनसंख्या गैर कृषि कर्म में लगी है। एक बड़ी जनसंख्या किसमें लगी है, गैर कृषि कर्म में। ठीक है, अब जब एक बड़ी जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है, तो इसकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से होगी, इसकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति गांव से होगी, गांव से होगी। और गांव में तभी होगी ना जब गांव में क्या होगा, अतिरिक्त उत्पादन होगा, यानी अधिशेष की स्थिति होगी।
अतिरिक्त उत्पादन होगा, या इसे ही हम कहते हैं कि कृषि अधिशेष की स्थिति। इस शब्द से परिचित हो जाइएगा, ठीक है, बार बार इसका प्रयोग हम करेंगे। यानी गांव में जब अतिरिक्त उत्पादन होगा तो उस अतिरिक्त उत्पादन से शहर के एक बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि कृषि अधिशेष बहुत आवश्यक है। आज के समय में देख लीजिए तुलना, हाँ, जो शहरों में लोग रह रहे हैं, खेती तो नहीं कर रहे हैं ना, उद्यम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और उनकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से हो रही है? गांव से, जहाँ खेती हो रही है, यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, टैक्स के माध्यम से लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से गांव में जब तक अधिशेष की स्थिति नहीं होगी, कृषि अधिशेष नहीं होगा, अतिरिक्त उत्पादन नहीं होगा, नगर में एक बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्य सुनिश्चित करना मुश्किल है। आगे बात समझ में? तो इसलिए जो है इसे हम कहते हैं संगठित कृषि, और इसी ने विकसित वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि कृषि से खाद्यान्न के साथ साथ कच्चा माल भी प्राप्त होता है। कृषि से उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है, जैसे कपास से अब वस्त्र उत्पादन में कपास कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगर आप वस्त्र का उत्पादन करते हैं, वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो कपास कच्चे माल के रूप में चाहिए आपको। अब मोहनजोदड़ो से एक सूती कपड़ा मिला है, ठीक है, तो सूती कपड़ा मिलने से स्पष्ट हो जाता है कि वस्त्र निर्माण भी वो करते थे, वस्त्र निर्माण की तकनीकी भी उन्हें मालूम थी। यानी कपास जब तक नहीं होगा उससे वस्त्र निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है, तो कपास की खेती करते थे। तो कपास कृषि से उन्हें कच्चे माल के रूप में भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उससे जब सूती वस्त्र बनेगा तो इस सूती वस्त्र को बेचेंगे और उससे मुनाफा कमाएंगे, अर्थात वाणिज्य व्यापार का विकास होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो कृषि अधिशेष आवश्यक है। आगे चलें। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। दरअसल हड़प्पा सभ्यता एक बड़े क्षेत्र में पाई गई, और हड़प्पा सभ्यता, एक सेकेंड यहां पे हम एक चीज और डिस्कस कर लें। इस भौगोलिक विस्तार को जानने से पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत देखिए, हमने स्रोतों में आपको पढ़ाया था कि दो तरह के स्रोत होते हैं, ठीक है। एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जब मैं कहूं तो ये आप स्पष्ट हो जाइए कि यानी कि लिपि होगा, लेखन कला का विकास होगा, और इसके आधार पे जो वहाँ पे हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं उससे हम उस सभ्यता के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, जानते हैं कि वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था रही होगी, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी रही होगी, राजनीतिक स्थिति कैसी रही होगी, धार्मिक स्थिति कैसी रही होगी, वाणिज्य व्यापार की क्या स्थिति रही होगी। समझ रहे हैं? मतलब उस समाज के बारे में, यानी उस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में लिपि है, इस चीज को भी लिख लीजिएगा कि यहां लिपि है, लेकिन ये लिपि अपठ्य है, यानी पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, पढ़ी नहीं गई है। लिपि का ज्ञान है हड़प्पा वासियों को, लेकिन पढ़ी नहीं गई है। एक स्थल है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा से 10 अक्षरों का एक सूचना पट प्राप्त हुआ है, ठीक है, एक सूचना पट प्राप्त हुआ है, लेकिन ये लिपि पढ़ी नहीं गई, अपठ्य है। तो हमें यानी कि
साहित्यिक स्रोत मौन है, उससे हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे हम चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, या इसे हम वस्त्रोफिदान, या इसे हम जिग-जैग लिपि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे हम चित्रात्मक लिपि, वस्त्रोफिदान लिपि या जिग-जैग लिपि के नाम से भी जानते हैं। धौलावीरा एक स्थल है, गुजरात में है, वहां से 10 अक्षरों का एक सूचना पट्ट भी हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन लिपि नहीं पढ़ी गई है और इसलिए हम साहित्यिक स्रोत हमें इस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। तो जानकारी हमें कैसे होती है? पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत कहने का आशय है कि उत्खनन के पश्चात जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, प्राप्त वस्तुओं के आधार पर हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किसी भी सभ्यता की जानकारी के दो स्रोत होते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। हड़प्पा सभ्यता में लिपि है, साहित्यिक स्रोत का क्या है? अभाव है, यद्यपि लिपि है। ठीक है, यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, बताया था ना, प्रोटो हिस्ट्री। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और ताम्र पाषाण काल, इन तीनों को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब चूंकि यहां लिपि है, लेकिन लिपि क्या है? अपठ्य है, पढ़ी नहीं गई है। अब जब लिपि नहीं पढ़ी गई तो उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, अब लिपि के साक्ष्य कहां से मिले हैं? धौलावीरा से। 10 अक्षरों का एक सूचना पट्ट हमें प्राप्त हुआ है। लिपि कैसी है? तो चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक लिपि के नाम से जानी जाती है, उसे वस्त्रोफिदान के नाम से जाना जाता है, उसे जिग-जैग के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई साहित्यिक स्रोत की। दूसरा साक्ष्य होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो पुरातत्व का अर्थ होता है कि मैंने पहले ही क्लास में पढ़ाया था आपको कि उत्खनन के पश्चात जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, उन वस्तुओं के आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो एज ए सोर्स के रूप में होता है। तो जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं उसी के आधार पर हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा की है, प्राप्त की है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। तो एकमात्र स्रोत है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरा उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। देखिए, भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत अगर हम देखें तो अभी वर्तमान में लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो विस्तार है, उत्तर में ये मांडा, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जबकि चिनाब नदी के तट पे है। दक्षिण में दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर है। पूर्व में आलमगीरपुर, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर है। और पश्चिम में सुतकांगेंडोर, ये दास्क नदी के क्षेत्र में है, बलूचिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यानी एक बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार हम देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र, सुतकांगेंडोर से लेकर आलमगीरपुर। ठीक है, एक विद्वान है, उनका नाम है श्रीरंगनाथ राव, SR राव। उन्होंने इस पूरे जो क्षेत्रफल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो बताया 12,49,000
99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र में इस सभ्यता के विस्तार की बात उन्होंने कही कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत है और इस सभ्यता का जो स्वरूप है वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में ये सभ्यता विस्तृत है, फैली हुई है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हुई। इसका उत्तरी सीमा मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिणी सीमा दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पे है। पश्चिमी सीमा है सुतकांग इंडोर और ये दास्क नदी के तट पे है, बलूचिस्तान के क्षेत्र में है। कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। किसने बताया? श्री रंगनाथ राव, एक विद्वान है, इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं। और इस सभ्यता की जो आकृति है वो बताया कि त्रिभुजाकार आकृति में ये सभ्यता फैली थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, आगे चले, आगे देखते हैं। अब देखिए इस सभ्यता के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, किताब में एनसीईआरटी में बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है, मैंने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, बाद में अगर आप देखेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये देखें तो महत्वपूर्ण स्थल है सोर्तुगई मुंडीगाक। कभी कभी पूछ लेता है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको आपको आसान कर दिया हूं कि आपको तैयार रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। अफगानिस्तान में सोर्तुगई मुंडीगाक है। राजस्थान में कालीबंगा एक महत्वपूर्ण स्थल है, काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ होता है। हरियाणा में बनवाली है, मिताथल राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, यानी भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। ठीक है, और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सबसे बड़ा जानते हैं? गनेरी। गनेरी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो गनेरी पाकिस्तान में है और राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, गुजरात के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया, कच्छ और काठियावाड़। ठीक है, कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो देसलपुर है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है, जहां से 10 अक्षरों का सूचना पट्ट प्राप्त हुआ है। 10 अक्षरों का सूचना पट्ट। ठीक है, यहां से स्टेडियम भी मिला है, धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया है ये। स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। जल संरक्षण, यहाँ का जल संरक्षण प्रणाली बड़ी शानदार थी। ठीक है, काठियावाड़ के अंतर्गत देखें तो रंगपुर है, रोजदी है, भगत राव है, लोथल। लोथल एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहां से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। डॉकयार्ड, बंदरगाह जिसे कहते हैं। ठीक है, ये बंदरगाह नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाही नगर था लोथल। ठीक है, यहां से जो है चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है, चालाक लोमड़ी। ठीक है, इस तरीके से हाथी दांत का स्केल मिला है, हाथी दांत का स्केल मिला है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमें लोथल से मिली हैं। बलूचिस्तान में सुतकांग इंडोर सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, सुतका कोह बालाकोट है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ में है, हुलास है। पंजाब में, पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा है और हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले किया गया था। ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट है पूर्वी पंजाब में है रोपड़, बारा, संघोल। ठीक है, सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, यहां से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मृतक ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। यहां से एक स्नानागार का साक्ष्य मिला है, स्नानागार, अन्नागार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, आमरी, कोटदीजी। ठीक है, ये आपके सिंध क्षेत्र में है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए नदियों के तट पर स्थित कुछ प्रमुख स्थल, इसे जान लीजिए। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है, तो हमने कहा कि जैसे मांडा,
मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सुतकांगेंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। तो ये 4 तो आपको कंफर्म हो गया, जो इसके भौगोलिक सीमा का क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सुतकाको सादीकोर नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा मानसर और मनहर नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक। तो ये कभी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा का जो उत्खनन है, सबसे पहले हमने कहा कि उत्खनित स्थल कौन सा है, हड़प्पा। इसका उत्खनन कब किया गया, 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, इसका उत्खनन हुआ था 1922 में। किसने किया था, राखाल दास बनर्जी, ठीक है। चूंकि ये जो सभ्यता है जो आप देख रहे हैं, इसके स्थल हैं, वो आरंभिक स्थल, आरंभिक उत्खनन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही देखा गया था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जब बाद में इस सभ्यता से जुड़े बहुत सारे स्थलों की खोज हुई, तो एक विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना समीचीन होगा, उपयुक्त होगा। क्योंकि आरंभ में ठीक है कि इस सभ्यता के जो स्थल हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही मिले, लेकिन अब तो इस सभ्यता का एक विस्तृत क्षेत्र में इसके प्रसार देखा जा सकता है। तो इस आधार पर विद्वानों ने कहा कि चूंकि हड़प्पा सबसे प्रथम उत्खनित स्थल है, तो एक प्रतिनिधि स्थल के रूप में हड़प्पा के नाम पे इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो अब आप इस बात को भी समझ लीजिएगा, ठीक है, कि हड़प्पा सबसे पहला उत्खनित स्थल था, तो एक प्रतिनिधि स्थल के रूप में इस पूरी संस्कृति को क्या कहा गया, सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यानी हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का उपयुक्त नाम प्रतीत होता है, उपयुक्त नाम है। यानी अगर कभी, हालांकि पूछेगा नहीं परीक्षा में, तो धूमधाम से आप दोनों नामों का प्रयोग करिए, चाहे कहिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे कहिए हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जब कभी इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि इन्हीं दोनों में से पूछा जाए, कभी कोई पूछे आपसे कि इन दोनों में सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन है, तो आप हमेशा कहिएगा हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा प्रथम उत्खनित स्थल है, तो पूरी सभ्यता के एक प्रतिनिधि स्थल के रूप में इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि जब इस सभ्यता की खोज हुई, जॉन मार्शल के निर्देशन में जो ये खुदाई कार्य हुआ, तो आरंभिक स्थल सिंधु और उसके आसपास की नदियों के क्षेत्र में ही पाए गए, तो उस आधार पर उन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। लेकिन अब तो आप देख रहे हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के एक विस्तृत क्षेत्र में इस सभ्यता के भाग, इस सभ्यता के स्थल आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर से लेके पश्चिम में सुतकांगेंडोर तक विस्तृत है। आई बात समझ में? आगे चलें। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद मुद्दा है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इसमें है, लेकिन इसके उद्भव से संदर्भ में 2 मत प्रचलित हैं। एक मत कहता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, और इसके प्रवर्तक हैं मार्टिमर व्हीलर, ठीक है। और मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो मेसोपोटामियाई सभ्यता से आयातित सभ्यता थी, ठीक है। यानी मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा भारत में विकसित की गई थी, ठीक है। तो अब जो है इसके समर्थन में वो कुछ तथ्य भी रखते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि इतिहास में जब भी कोई कथन आप कहेंगे, उसके समर्थन में आपको तथ्य या तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। तर्क अगर सबल होगा, तथ्य अगर मजबूत होंगे, तो आपकी धारणा स्पष्ट हो जाएगी। तथ्य अगर कमजोर होगा, आपके तर्क कमजोर होंगे, तो आपकी धारणा
खंडित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए समानता। तो समानता में देखेंगे कि अन्नागार और गढ़ी के निर्माण में जो लकड़ी प्रयुक्त की गई है ना, तो उस लकड़ी की शहतीर की समानता के आधार पे उन्होंने बताया। अब जैसे अन्नागार, ठीक है, और गढ़ी यानी दुर्ग, इसके निर्माण में जो लकड़ी प्रयुक्त की गई, लकड़ी की सहतीर जो बनाई गई और मेसोपोटामिया में जो प्रयुक्त की गई, उन दोनों में समानता है, तो उसके आधार पर इन्होंने कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था। जैसे हड़प्पा सभ्यता को भी लिपि का ज्ञान है, मेसोपोटामियाई सभ्यता में भी लिपि का ज्ञान था। तीसरा इन्होंने कहा कि दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत सबल तर्क नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की अगर नगर योजना आप देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, तो एक व्यवस्थित ग्रिड पैटर्न जालीनुमा बसा हुआ शहर था, जबकि मेसोपोटामियाई शहर तितर बितर बसा हुआ शहर है। दूसरा कि दोनों को लिपि का ज्ञान है, तो हड़प्पाई लिपि जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, पिक्टोग्राफिक, चित्रात्मक है, जिसे हम वस्त्रोफिदान कह रहे हैं, जबकि मेसोपोटामियाई लिपि जो है वो कीलनुमा है। ठीक है, तो लिपि में भी अंतर है। एक और महत्वपूर्ण बात, मेसोपोटामियाई लिपि पढ़ ली गई है, जबकि हड़प्पाई लिपि अपठ्य है। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं, तो एक में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया, हड़प्पा सभ्यता में ज्यादा व्यवस्थित नगर हैं, जबकि दूसरे में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया मेसोपोटामियाई सभ्यता में, और तितर बितर बसे हैं। तो इस आधार पे ये धारणा खंडित हो जाती है। ठीक है, तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा बचेगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। अब इस क्रमिक उत्पत्ति के सिद्धांत को आप समझ लीजिए। हमने कहा गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला था, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो मेहरगढ़ में जब गेहूं की खेती हुई, गेहूं या जौ, ठीक है, इसकी खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। अब इस खेती में क्या हुआ कि अब नवीन तकनीक का प्रयोग होने लगा, तांबे का प्रयोग हुआ, कांसे का प्रयोग हुआ, यानी कृषि उत्पादन बढ़ा। ठीक है, तो गेहूं और जौ, तो कृषि उत्पादन बढ़ा, यानी कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई। जब कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई तो इसने क्या किया कि शिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। तो शिल्प उद्योग को क्या किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, आगे चल के जब शिल्प उद्योग का प्रोत्साहन दिया तो वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। वाणिज्य व्यापार के विकास जब हुआ तो फिर आंतरिक और बाह्य व्यापार शुरू हो गया। आंतरिक और बाह्य व्यापार शुरू हो गया। जब आंतरिक और बाह्य व्यापार शुरू होने लगा तो अब इसने क्या किया कि भारत के अंतर्गत नगरीकरण को जन्म दिया। कुछ क्षेत्र भारत में जो नगर थे वो उत्पादन केंद्र के रूप में नगरीकृत हुए, यानी उत्पादन केंद्र के रूप में। अब जैसे लोथल है, बंदरगाह है, वहां से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, तो बंदरगाही नगर के रूप में उनका विकास हुआ। बंदरगाही नगर के रूप में कुछ है प्रशासनिक केंद्र के रूप में वहां विकसित हुए, यानी प्रशासनिक नगर के रूप में उनका विकास हुआ। ठीक है, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो वो प्रशासनिक नगर के रूप में विकसित हुए, जबकि लोथल बंदरगाही नगर के रूप में विकसित होता है, और कुछ उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। जैसे चन्हुदड़ो, वहां मन का निर्माण होता था, तो उत्पादन केंद्र के रूप में। ऐसे स्थलों पर भी नगरों का अस्तित्व देखा गया जो क्या थे, रेगिस्तानी, मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र में थे, समझ रहे हैं, वहां पर भी नगरों का विकास देखा गया। तो ये जो सिद्धांत है इसे हम कहते हैं क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं, क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, और इसी क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत आज मान्य है। ठीक है, यानी क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत ही आज माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव था वो यहीं किसे हुआ,
मेहरगढ़ में चूंकि कृषि शुरू हो चुकी थी और कृषि में अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने कि शिल्प विशेषीकरण या शिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, जिससे कि वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ और फिर आंतरिक और बाह्य व्यापार विकसित हुए। तत्पश्चात भारत में नगरीकरण का विकास हुआ, यानी नगर अस्तित्व में आए। नगरों में कुछ नगर उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित हुए, कुछ नगर बंदरगाह नगर के रूप में विकसित हुए, कुछ प्रशासनिक नगर के रूप में विकसित हुए। प्रशासनिक नगर के रूप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर विकसित हुए। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं यहाँ, तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, यहाँ जो है गेहूं जौ की खेती हुई, कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई, गैर कृषि कर्म को प्रोत्साहन मिला, अर्थात वही शिल्पों का विकास हुआ, जिसने कि वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित किया और इसने नगरों के विकास को प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब देखिए जो नगर पाए गए पूरे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में, तो नगर के दो भाग हैं, एक है पश्चिमी भाग और एक है पूर्वी भाग। यानी नगर जो है वो दो भाग में बटे हैं, एक है पूर्वी भाग और एक है पश्चिमी भाग। ठीक है, पूर्वी भाग जो है उसको हम कहते हैं निचला शहर, ये सामान्य जन के लोग यहाँ रहते थे, जबकि पश्चिमी भाग जो है इसे गढ़ी या दुर्ग के नाम से जाना जाता था और यहाँ संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। पश्चिमी भाग जो होता था वो एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। ठीक है, और ये गढ़ी या दुर्ग कहलाता था, यानी यहाँ समाज के उच्च वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सामाजिक विषमता को भी दर्शा रहा है कि एक तरफ संपन्न वर्ग है और दूसरा तरफ सामान्य जन के लोग रह रहे हैं, निचला शहर है। ठीक है, आगे देखें। अब देखिए नगरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इसमें तथ्य हैं। धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ क्षेत्र में है, एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, यानी नगर सामान्यतः 2 भागों में विभाजित है, एक है पूर्वी भाग, एक है पश्चिमी भाग। धौलावीरा एकमात्र नगर है जो 3 भाग में विभाजित है, वहां एक दक्षिणी भाग भी मौजूद है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। सामान्यतः पश्चिमी भाग जिसे हम गढ़ी या दुर्ग कह रहे हैं वो रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, लेकिन कालीबंगा जो है वो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे थे। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो दुर्गीकृत नहीं था, अर्थात यहां से किलेबंदी का साक्ष्य हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में या इस इतिहास के अंतर्गत 2 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक सामान्य विशेषता से, ठीक है, दूसरा अपवाद से। समझ रहे हैं? तो ये जो तीनों उदाहरण मैंने दिया है ये एक तरीके का क्या है? अपवाद। सामान्यतः जो नगर हैं वो 2 भागों में बटे हैं। ठीक है, नगर का जो पश्चिमी भाग है, गढ़ी या दुर्ग जिसे हम कह रहे हैं, वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता है। ठीक है, तो यहां हमें 3 अपवाद देखने को मिला कि धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 2 नहीं 3 भागों में विभाजित है। पूर्वी पश्चिमी में तो है ही है, वहां एक और भाग मौजूद है, दक्षिणी भाग। ठीक है, यानी धौलावीरा पूर्वी पश्चिमी के साथ साथ एक दक्षिणी भाग भी वहां मौजूद है। ठीक है, पहला अपवाद। दूसरा, कालीबंगा। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में है। ठीक है, और कालीबंगा से जो है अब पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों सुरक्षा प्राचीर से घिरे हैं। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। ठीक है, तीसरा अपवाद है चन्हूदड़ो। ये दुर्गीकृत नहीं है, यहां से किलेबंदी के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये अपवाद है। ठीक है, तो 2 तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक है सामान्य विशेषता से और दूसरा है अपवाद से। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए सिंधु सभ्यता, नगरीकरण या शहरीकरण, नगर सभ्यता के तत्व क्या होते हैं। यानी नगर अगर है, जिसे हम नगर कह रहे हैं, तो वहां पे कुछ कॉमन विशेषताएं होती हैं, कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, उभयनिष्ठ विशेषताएं जिसे कहते हैं। तो पहला है कृषि अधिशेष, यानी नगर में कृषि अधिशेष होना चाहिए। कृषि अधिशेष की उपस्थिति होगी तभी नगर होगा। समझ रहे हैं? अतिरिक्त उत्पादन हो,
तभी नगर होगा। ठीक है, तो कृषि अधिशेष गैर कृषक वर्ग का उदय हो, मतलब नगर में कृषि कर्म से संबंधित काम नहीं होते। 75% जो जनसंख्या होती है नगर की, वो गैर कृषि कार्यों में लगी होती है। वस्त्र, मान लीजिए शिल्पों के निर्माण में लगी है, वस्त्र उत्पादन में लगी है, कारखानों में काम कर रही है, मतलब कुछ न कुछ वो उद्यम कर रही है। शिल्प विशेषीकरण की स्थिति होती है। ठीक है, तीसरा है श्रम का विभाजन और विशेषीकरण होता है, यानी जिसका जो काम है वही करेगा। ऐसा नहीं, अब गांव में क्या होता है कि कुम्हार है, वो कुम्हार अपना भी काम कर रहा है, साथ में कृषि भी कर रहा है, यानी गांव में शिल्प और कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि शहरों में श्रम का विभाजन होता है और उसका विशेषीकरण होता है। नेक्स्ट है अधिशेष के उत्पादन एवं वितरण हेतु पूर्णकालिक शासक एवं प्रशासक वर्ग होता है। सुव्यवस्थित कर प्रणाली होती है, ताकि जो प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए लोग हैं उन्हें भी तो आजीविका चलाया जा सके। नगर के प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके, तो वहां पे पूर्णकालिक क्या होता है, प्रशासक एवं प्रशासक वर्ग है। सुव्यवस्थित कर प्रणाली भी है। व्यापार और वाणिज्य यातायात के साधन है। जल, मतलब जल मार्ग द्वारा भी व्यापार हो रहा है, स्थल मार्ग द्वारा भी हो रहा है। ठीक है, दोनों तरीके के हैं। बाट माप मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन है। वर्ग वैषम्य, मतलब गरीबी अमीरी, हम देख रहे हैं कि नगर दो भागों में बटे हुए हैं। पश्चिमी निचला शहर पश्चिमी गढ़ी या दुर्ग है, पूर्वी निचला शहर है जिसमें जनसामान्य के लोग रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं सामाजिक विषमता को ही दर्शा रहा है ना, तो वर्ग वैषम्य स्थिति होनी चाहिए। शिक्षित वर्ग है, तो लिपि तो मिला ही है हमें, तो इससे पता है कि वहां पे एक शिक्षित वर्ग होगा, लिपि का ज्ञान है। समुन्नत धार्मिक व्यवस्था है, स्मारकी भवन और स्थापत्य विद्यमान है। तो किसी भी नगर के ये तत्व हैं जिसे हम नगरीय सभ्यता कहेंगे, उसमें ये तत्व हमें दृष्टिगोचर होंगे। ठीक है, आगे चलें। नगर निर्माण योजना। ठीक है, तो सामान्यतः नगरों का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी भाग में हुआ है। ठीक है, हमने देखा भी कि सामान्यतः वो 3 अपवाद छोड़ दिए जाएं, धौलावीरा, कालीबंगा और चन्होदड़ो, तो सामान्यतः जो है नगरों का विभाजन 2 भागों में हुआ है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, जिसमें पश्चिमी भाग सुरक्षा प्राचीर से घिरा है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, प्रायः कच्ची होती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो से हमें पक्की सड़क के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जल निकास की उत्तम व्यवस्था है, नालियां ढकी होती थी, पेयजल स्रोतों से नालियों को दूर रखा जाता था स्वच्छता के दृष्टिकोण से। स्वच्छता, भाई सीवेज का पानी है, पेयजल स्रोत से, पीने के पानी से दूर रखेंगे ना, तभी तो हम स्वच्छता सुनिश्चित कर पाएंगे। नहीं तो सीवेज का पानी मिल जाएगा तो पता चला 52 ठो बीमारी हो जाएगी, तरह तरह की जो है बीमारियां फैल जाएंगी। लकड़ी की नाली का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है। ठीक है, ढलान वाले स्थान पर सीढ़ीदार बनाया जाता था, नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था। सीढ़ीदार बनाना मतलब पानी के वेग को कम करने के लिए। ठीक है, जिससे कि पानी के वेग को कम किया जा सके। जल संरक्षण पर विशेष बल, धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, यानी वर्षा के पानी को वहां इकट्ठा किया जाता था। ठीक, तो इस तरीके से नगर निर्माण योजना से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, सामान्यतः नगर 2 भागों में होते थे, एक पूर्वी एक पश्चिम, एक 3 अपवाद हैं, ध्यान रखना है आपको। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री का कोण बनता था। सड़कें प्रायः कच्ची होती थी, लेकिन पक्की सड़क का भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जल निकास की उत्तम व्यवस्था है, नालियां ढकी होती थीं, पेयजल स्रोतों को नालियों से दूर रखा जाता था, और लकड़ी के नाली का साक्ष्य कालीबंगा से। ठीक है, स्वच्छता का अद्भुत उदाहरण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। ढलान वाले स्थान पर जो नालियां होती थीं वो सीढ़ीदार बनाई जाती थीं, ताकि पानी के वेग को कम किया जा सके। ठीक है, और जल संरक्षण पर विशेष बल था, धौलावीरा से हमें उसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जहां वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। मकान पक्की ईंटों के बनते थे, मकान जो बनते थे पक्की ईंटों के। मैंने कहा ना कि जब रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, या जब हमने कहा कि जसपाल और हरप्रीत की कहानी सुनाई कि उस
भवन को, खंडहर को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं, ये इसे भुतहा घर कह रहे हैं, खंडहर कह रहे हैं, इनके नज़र में उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब बाहर से लोग आ रहे हैं और उस स्थल को देख रहे हैं, उस पुरातात्विक विशेषता को देख रहे हैं, तो वो आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं कि हमारा एक ऐसा सभ्यता है और इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो नगर जो बनते थे ना, वो प्रायः कैसे, पक्की ईंटों के बनते थे, लेकिन कालीबंगा से कच्ची ईंटों के निर्माण के भी साक्ष्य मिले हैं। ईंटों को चूने गारे की मदद से जोड़ा जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। मकान का जो द्वार था, मुख्य द्वार, वो सड़क की तरफ न खुलकर गलियों की तरफ खुलता था। ठीक है, तो मुख्य द्वार जो होता था वो सड़क की ओर न खुलकर कहाँ खुलता था, पीछे की ओर, गलियों की ओर खुलता था। ऐसा इसलिए होता था ताकि सड़क पे, एक तो स्वच्छता के दृष्टिकोण से, अगर सड़क की तरफ खुलेगा तो परिवहन के साधन है, आवाजाही है, तो धूल माटी गर्दा घर में आएगा। दूसरा, छोटे बच्चे हैं, भाग के सड़क पे जाएंगे तो दुर्घटना होने की भी स्थिति है। तो इसलिए जो मकान का मुख्य द्वार होता था वो सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ, गलियों की ओर खुलता था, जिससे कि दुर्घटना से भी बचा जा सके। मकान निर्माण में अलंकरण की जगह उपयोगिता पर बल दिया गया। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ विशेषता है। ठीक है, आगे चलें। कृषि, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में कृषि, ये हेडिंग दे दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में कृषि। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा कि खेती उन्नत थी, कृषि संगठित थी, कृषि अधिशेष की स्थिति थी। बिना कृषि अधिशेष के नगरीय सभ्यता हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत वो गेहूं की खेती कर रहे हैं, जौ की खेती कर रहे हैं, सरसों, चना, कपास खेती प्रचलित है। ठीक है, अब देखिए कपास का साक्ष्य कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और सूती कपड़ा किससे बनता है, कपास से। ठीक है, तो गेहूं, जौ, चना, कपास की खेती कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये ध्यान रखना। यानी जूते हुए खेत, यानी खेत की जुताई का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। बनवाली, ये हरियाणा में है, यहां से अच्छे किस्म के जौ और मिट्टी के हल का साक्ष्य हमें बनवाली से प्राप्त होता है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये अन्नागार मिले हैं जो कि कृषि अधिशेष की तरफ संकेत कर रहे हैं। भाई अन्नागार का निर्माण हम तभी करते हैं ना, घर में हमारे जो कृषि अधिशेष होता है उसको हम अन्नागार में रखते हैं, कोठार में रखते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, अलग अलग नाम से उसे जानते हैं, लेकिन अन्नागार तो कहते ही है ना उसे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है। अन्नागार बनाने का मतलब ही हुआ कि कृषि पैदावार अधिक थी, खाद्यान्न मतलब आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता था, तो ये कृषि अधिशेष को दर्शा रहा है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, धान या चावल की खेती का प्रचलित नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में धान या चावल इसकी खेती प्रचलित नहीं थी, किंतु लोथल और रंगपुर से, ठीक है, हमें धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, लोथल, रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये कृषि के संबंध में महत्वपूर्ण बातें हैं। गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास इसकी खेती करते हैं, आदि इसकी खेती करते थे। कपास का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा हमें प्राप्त होता है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, वहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, बनवाली से, जो कि हरियाणा में है बनवाली, अच्छे किस्म का जौ, ठीक है, और मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ से अन्नागार मिला है, और अन्नागार का पाया जाना ही ये इंगित कर रहा है कि वहां कृषि अधिशेष की गुंजाइश थी। चावल या धान या चावल की खेती प्रचलन में नहीं थी, किंतु रंगपुर और लोथल, ये दोनों कहाँ हैं, गुजरात में। लोथल और रंगपुर से हमें धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए, सामान्यतः धान या चावल की खेती ने प्रचलन में नहीं थी, लेकिन अपवाद है कौन सा, रंगपुर, लोथल। ठीक है, तो अपवाद से प्रश्न पूछेगा या फिर
हमें सामान्य विशेषता पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कृषि के बारे में क्लियर हो गया। आप आगे चलें। अब देखिए पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब खेती होगी, खेती बेहतर होगी, तो पशुपालन भी होता है। ठीक है, तो पशुपालन के अंतर्गत अगर हम देखें तो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब का जो है वो पालते थे। हाँ, तो गाय को पाल रहे हैं, बैल को पाल रहे हैं, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब का पालन कर रहे हैं। अब देखिए पशुओं के पालने का दो प्रकार से उद्देश्य था। एक, परिवहन में इनका उपयोग करना, दूसरा इनके उत्पादों से अपना जो है खाद्य आवश्यकता पूरी करना। तो पशुओं का उपयोग खाद्य आवश्यकताओं और परिवहन साधनों और कृषि कार्यों में की सामग्रियों में इनका उपयोग किया जाता है। पता चला खेत में जुताई में किया जा रहा है, मड़ाई में किया जा रहा है, आंतरिक परिवहन में किया जा रहा है, बैलों के माध्यम से एक जगह से दूसरे क्षेत्र में आंतरिक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, तो परिवहन के साधनों में किया जा रहा है। गोबर वगैरह खेती में प्रयोग हो रहा है, तो कृषि कार्यों में भी इनका उपयोग है। तीसरा, इनके खाद्य आवश्यकताओं, इनके उत्पाद दूध वगैरह से अपनी जो है खाद्य आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ये अक्सर बड़ा विवादित मैटर है कि सिंधुवासी घोड़े के ज्ञान से परिचित नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा इसका एक अपवाद है, सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां हमें मिली हैं, ये अपवाद है। लेकिन सामान्यतः वो घोड़े के ज्ञान से परिचित नहीं थे। मान लीजिए किसी माध्यम से आ सकता है, घोड़े की हड्डी वहां पे आ सकता है। ठीक है, सामान्यतः वो घोड़े के ज्ञान से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो पशुपालन, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, इन सबको पालते थे। पशुओं का उपयोग वो खाद्य आवश्यकताओं के लिए कर रहे हैं, परिवहन साधनों में कर रहे हैं, कृषि कार्यों में कर रहे हैं। ठीक है, घोड़े के ज्ञान से परिचित नहीं है। अपवाद के रूप में आप कह सकते हैं कि सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, क्लियर है ये। आगे चलें। अब देखिए शिल्प उद्योग। तो निर्यात की जो वस्तुएं होती थी, तो लकड़ी के सामान इनका निर्यात होता था, हाथी दांत की सामग्री और खाद्यान्न, इन सब का ये निर्यात कर रहे थे। आयात, तो चांदी ये अफगानिस्तान, ईरान, राजस्थान से लाते थे। टिन अफगानिस्तान, ईरान से लाते थे। लाजवर्द पत्थर है, ये बदख्शां, अफगानिस्तान, वहां से लाते थे। सोना ये अफगानिस्तान, ईरान से लाते थे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था, एकदम कंफर्म रहिएगा। हड़प्पा वासी, अब देख रहिए, टिन परिचित हैं, चांदी से परिचित हैं, सोने से परिचित हैं। ठीक है, चांदी का साक्ष्य आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। कुणाल एक स्थल है, वहां से चांदी का मुकुट मिला है। तो चांदी के ज्ञान से परिचित हैं, सोने के ज्ञान से परिचित हैं, टीन के ज्ञान से परिचित हैं, लेकिन हड़प्पा वासी जो है लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं है। एकदम कंफर्म रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यातायात के साधन। तो देखिए यातायात के साधन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्थल मार्ग से, एक होता है जल मार्ग से। तो स्थल मार्ग से जो यातायात होता था वो पशुओं, बैलों आदि के माध्यम से होता था। तो बैलगाड़ी यातायात का प्रमुख साधन था स्थल मार्ग से। जल मार्ग से नाव या जहाज, जैसे लोथल से हमें गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है, और लोथल एक बंदरगाही नगर था। ठीक है, लोथल क्या था? बंदरगाही नगर था, क्योंकि सिंधु वासियों का जो व्यापार है वो विदेशों के साथ भी था, मेसोपोटामिया से था। ठीक है, तो मिस्र से था, विदेशों से भी था। अब लोथल से ही मम्मी की आकृति मिली है, इसका मतलब है कि मिस्र से उनके व्यापारिक संबंध रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार को दर्शा रहा है। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से, मतलब कि जल मार्ग से भी बाह्य व्यापार होता था, और ये नाव या जहाज के माध्यम से ही संभव होता होगा। ठीक है, अब देखिए माप तौल। तो माप तौल की मानक प्रणाली मौजूद थी, और ये 16 के गुणज में होता था, 16 के गुणज में, यानी 16, 32, 48, 64, इस तरीके से। तो माप तौल की मानक प्रणाली प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से तराजू मिला है, और लोथल से हाथी दांत का एक स्केल मिला है, जो इसके साक्ष्य हैं। ठीक है, विनिमय के साधन, तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी।
वस्तु विनिमय का अर्थ समझते हैं? जैसे मैंने आपको ये पेन दिया और आपसे कुछ हमने प्राप्त किया, यानी एक वस्तु देना और दूसरी प्राप्त करना, इसे ही हम कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। ठीक है, मुहर भी मिले हैं, बहुत सारे मुहर प्राप्त हुई हैं। ये सील या पहचान अंकित करने के लिए किया जाता था। जैसे जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती थी तो उस पर सील या पहचान अंकित कर दिया जाता था। अगर वो सील या पहचान टूटी नहीं होती थी तो इसका मतलब है कि वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर वो टूट जाती थी तो इसका अर्थ है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, तो उस पर बाकायदा मुहर लगा के वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। ठीक है, व्यापारिक प्रमाण मतलब कि हड़प्पाई लोगों का जो अन्य क्षेत्रों में व्यापार होता था, तो हड़प्पाई मुहरों का मेसोपोटामिया में पाया जाना, तो ये स्पष्ट है कि मेसोपोटामिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पाई मुहर अगर मेसोपोटामिया में मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया में भी उनके क्या है, व्यापारिक संबंध है। मेसोपोटामिया का शासक है सारगोन। ठीक है, उसका एक अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि दिलमन यानी बहरीन, माकन यानी मकरान और मेलुहा मतलब हड़प्पा। ठीक है, दिलमन, माकन और मेलुहा की जो जहाजें हैं वहां के निवासी जहाज लेकर हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यह पता है कि मेसोपोटामिया के साथ भी हड़प्पाई लोगों का व्यापार होता था और इस व्यापार में मध्यस्थ की जो भूमिका है वो दिलमन यानी कि बहरीन निभाता था। ठीक है, हड़प्पाई और मेसोपोटामिया में जो व्यापार होता था उसमें मध्यस्थ की भूमिका दिलमन अर्थात बहरीन द्वारा निभाया जाता था। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। व्यापारिक संबंध, विदेशों से भी व्यापार होते थे। व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष में था यानी हड़प्पा के पक्ष में था और इसने कहीं ना कहीं भारत में नगरीकरण को और तीव्र किया। ठीक है, जब व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष में था तो इसने नगरीय गतिविधियों को और तेजी प्रदान किया और इसी क्रम में भारत में नगरीकरण देखने को मिला, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित होते हैं, लोथल बंदरगाही नगर के रूप में विकसित होता है, चन्हुदड़ो औद्योगिक नगर के रूप में विकसित होता है और चन्हुदड़ो से मनका बनाने का फैक्ट्री मिला है, मनका बनाने का कारखाना। ठीक है, कारखाना। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नगरों का विकास होता है, देखा जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर है। आगे चलें। देखिए धार्मिक विशेषताएं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ना मूर्ति पूजा प्रचलन में थी, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी, साथ ही नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा। अब जैसे मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, स्नानागार ये विशिष्ट लोगों द्वारा विशेष अवसर पर इसमें स्नान किया जाता था। विशिष्ट लोगों द्वारा विशेष अवसर पर स्नान किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जल पूजा की तरफ संकेत कर रहा है। कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, अग्नि पूजा का साक्ष्य ये बता रहा है। एक मुहर पर बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, अंधविश्वास, जादू टोना इस सब के प्रचलन को बता रहा है। कब्र या समाधि ये भी मिले हैं और इससे पारलौकिक जीवन में आस्था को ये दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें वहां पे हैं। ठीक है, तो इनकी ये धार्मिक व्यवस्था में ये बातें हैं। ठीक है, आगे चलें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें सबसे पहले है लिपि। लिपि में है कि मुहर, ताम्रपत्र और मृदभांड, इस पर हमें लिपि के साक्ष्य मिले हैं। मुहर, ताम्रपत्र और मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी। लिपि चित्राक्षर होती थी, सर्वाधिक प्रचलित यू आकार की लिपि होती थी और इसे हम जो है वस्त्रोफिदान के नाम से भी जानते हैं। वस्त्रोफिदान, हड़प्पाई लिपि को वस्त्रोफिदान या जिगजैग लिपि के नाम से भी हम जानते हैं। किसी अगर जीव की बात करें तो जीवों में सर्वाधिक प्रचलित है चिन्ह मछली का। ठीक है, इनका चित्र सर्वाधिक प्रचलित था।
धौलावीरा से अंकित बोर्ड से, धौलावीरा से 10 अक्षरों का एक बोर्ड मिला है, वहां पर भी लिपि उत्कीर्ण है। ठीक है, पिक्टोग्राफिक यानी इस तरीके की चित्रात्मक लिपियां प्रचलन में थी और इसमें सब सर्वाधिक प्रचलित लिपि ये थी, यू आकार की, ये लिपि सर्वाधिक प्रचलन में थी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। मुहर, तो मैंने कहा कि मुहर व्यापार के लिए सील लगाने के लिए में उसका प्रयोग किया जाता था। तो ये तांबे या सेलखड़ी की बनी होती थी और आयताकार, इस पर केवल लिपि अंकित होती थी। दो तरीके की हैं, आयताकार और वर्गाकार। आयताकार जो मुहरें होती थी उस पर केवल लिपि होती थी, जबकि वर्गाकार जो मुहरें होती थी उस पर लिपि के साथ साथ पशु भी अंकित होते थे और सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु यानी एक सिंग वाले पशु का अंकन किया जाता था। ठीक है, तो तांबे मुहर तांबे या सेलखड़ी की होती थी। दो तरह की मुहरें होती थी, एक आयताकार, दूसरा वर्गाकार। आयताकार पर केवल लिपि अंकित होती थी। ठीक है, वर्गाकार पर लिपि के साथ साथ पशुओं का भी अंकन होता था, जिसमें एक श्रृंगी पशु मतलब एक सिंग वाले पशु का अंकन ज्यादा होता था। नेक्स्ट है धातु कला। ठीक है, यानी धातु कला में तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था, यानी मेटलर्जी के ज्ञान से वो परिचित हैं। कांसे का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति का पाया जाना, और ये जो नर्तकी की मूर्ति पाई गई है ना, वो द्रवी मोम विधि, इसे कहते हैं लास्ट वॉक्स मेथड, यानी एक सांचे में ढालकर बनी मूर्ति है। ठीक है, लास्ट वॉक्स मेथड कहते हैं, द्रवी मोम विधि से ये नर्तकी की मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, और कांसा, तांबा और टीन का एक निश्चित अनुपात होता है। लोहे का ज्ञान नहीं है, सोना, चांदी, तांबा, टीन इससे परिचित हैं। यहां टीन कर लीजिएगा, दिल नहीं है, टीन। सोना, चांदी, तांबा, टीन से परिचित हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त धातु तांबा थी, ये ध्यान रखना, तांबा सर्वाधिक प्रयोग में लाने वाली धातु थी। मृण मूर्तियां, तो मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियां, तो सर्वाधिक संख्या मिट्टी की मूर्तियों की खिलौने के रूप में या धार्मिक कार्यों में इनका जो है प्रयोग होता था। पशु आकृति में सर्वाधिक संख्या कुबड़ वाले बैल सांड की है, ये पवित्र माना जाता था। कुबड़ वाला सांड हड़प्पा सभ्यता में पवित्र माना जाता था। मानव मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तियों की है और मातृ देवी की मूर्तियों की है। ठीक है, तो मातृ देवी की उपासना है, और इसी आधार पे कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता जो था वो मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, आगे चलें। मनका उद्योग, तो मनका बनाने का जो कारखाना है वो मिला है चन्हूदड़ो और लोथल से। ठीक है, यानी चन्हूदड़ो और लोथल से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। बहुमूल्य पत्थर और सेलखड़ी, ये मनकों का निर्माण होता था। मोहनजोदड़ो से सोने के आभूषण, चांदी की थालियां, ये सभी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान अगर देखें तो गणित का ज्ञान था, भाई एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं तो गणित का ज्ञान है। मेटलर्जी का ज्ञान है, धातु विज्ञान, यानी कांसा बना रहे हैं, और कांसा किससे बन रहा है, तांबा और टीन से बन रहा है। ठीक है, तो मेटलर्जी का ज्ञान है। मौसम विज्ञान का ज्ञान है। ठीक है, यानी किस मौसम में हमें कृषि हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो मौसम विज्ञान का ज्ञान है। ग्रह नक्षत्र का ज्ञान है, समुद्री व्यापार, ग्रह नक्षत्र। जल निकास की उत्तम प्रणाली विकसित है, धौलावीरा से आप देख रहे हैं। जल संरक्षण, यानी जो वर्षा के पानी को संरक्षित किया, यानी वैज्ञानिक ज्ञान से वो युक्त हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और रह गया है, उसे भी समझ लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विद्वानों में गंभीर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ, यानी जिन नदियों के किनारे ये सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई, उन्हीं नदियों ने इस सभ्यता को निगल लिया। कुछ लोगों ने कहा कि इस सभ्यता का पतन सूखा से हुआ, यानी कि बाढ़, जल की अधिकता से जल की कमी की ओर इस सभ्यता के पतन की समस्या मुड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि महामारी से हुआ, जैसे मोहनजोदड़ो से जो लाशें पाई गई हैं उसके आधार पर कुछ लोगों ने कहा महामारी से हुआ।
कुछ लोगों ने कहा कि विवर्तनिक परिवर्तन से हुआ। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे तर्क दिए गए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का पतन भारतीय इतिहास में एक अबूझ पहेली है। ठीक है, यानी हमें ये बड़ा कठिन कार्य है कि कोई एक कारण रहा हो सभ्यता के पतन का। ठीक है, तो बाद में इसी पतन को लेके क्रमिक पतन का सिद्धांत आता है। क्रमिक उद्भव की तरह क्रमिक पतन का सिद्धांत आया और इसमें कहा गया कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण आप जब देखेंगे तो नगरीकरण कृषि अधिशेष, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, ठीक है, इन सब के क्या है, सूक्ष्म संतुलन पर टिका है। भाई अगर कृषि अधिशेष नहीं होगा, मान लीजिए कोई भी एक कारण रहा हो, बाढ़, सूखा, महामारी, विवर्तनिक परिवर्तन, कोई एक कारण या एक से अधिक कारण या आंतरिक और बाह्य व्यापार प्रभावित हुआ होगा, तो नगरीय चरण का क्या हो गया होगा, पतन हो गया होगा। यानी नगरीय चरण कहां चली गई होगी, पुनः ग्रामीण चरण में। नगरीय चरण कहां गई होगी, ग्रामीण चरण में। ठीक है, यानी नगरीय चरण का ग्रामीण चरण में प्रविष्ट हो गया, यानी सभ्यता का पतन नहीं हुआ था। इस बात का ध्यान रखना, पतन का अर्थ है रूप परिवर्तन, और रूप परिवर्तन का अर्थ है कि नगरीय चरण से सभ्यता कहां पहुंच गई, ग्रामीण चरण में। नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंचना। ठीक है, और यही कारण है कि बाद में हमें कुछ ग्रामीण संस्कृतियां दिखाई देती हैं। ठीक है, झुकर झाकर संस्कृति है, इस तरीके से बहुत सारी हमें ग्रामीण संस्कृतियां अस्तित्व में दिखाई देती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो अर्थ है, पतन का अर्थ सभ्यता का नष्ट हो जाना नहीं है, सभ्यता का विनाश होना नहीं है, बल्कि पतन का अर्थ है रूप परिवर्तन होना, यानी सभ्यता का नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में प्रवेश करना। ठीक है, और यही कारण है कि इसके पतन के संदर्भ में किसी एक कारक को मानना उचित नहीं है, चूंकि यह सभ्यता कृषि अधिशेष, आंतरिक और बाह्य व्यापार, इन सब के सूक्ष्म संतुलन पर टिका था। ठीक है, और इसीलिए इसमें से कोई एक कारण या एक से अधिक कारण या अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कारण उत्तरदायी रहा होगा, और सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन हो गया और सभ्यता पुनः ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई, जो हमें उत्तरवर्ती हड़प्पा के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हड़प्पा सभ्यता पूरा हो गया, और अब हम नेक्स्ट डे वैदिक सभ्यता की ओर चलेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पश्चात आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वैदिक सभ्यता। तो आज की क्लास यहीं तक, और इसके सारे डायमेंशंस को आप समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और ये चीज़ें आपको PDF फॉर्म में मिल भी जाएंगी। NCERT पढ़ते रहिएगा, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं जो आपके लिए आवश्यक हैं। ठीक है, फाउंडेशन के लिए। बाकी एडवांस स्तर पे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी। तो आज की क्लास यही था। थैंक यू सो मच।